तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये डू डज और डिड इनके ऊपर लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं पर भी इस वाले टॉपिक को सर्च करने की या फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो डू डज और डिड की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बता देता हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो ये डू डज और डिड है इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कभी भी आपको गलती से भी इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म या फिर और कोई जो फॉर्म है यानी कि फोर्थ फिफ्थ, इनमें से कोई आपको नहीं लगानी है। इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर चाहे डू डज डिड आपके सेंटेंस में कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, यदि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा और जब भी इसके साथ वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी। और दूसरी बात यह है कि इनमें से जो डू और डज है ये यूज होगा प्रेजेंट में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में। लेकिन जो डिड है ये आपका पास्ट में यूज होता है। डिड को कभी भी आपको प्रेजेंट में यूज नहीं करना है और डू डज को कभी भी आपको पास्ट में यूज नहीं करना है। तो ये जो दो बेसिक चीजें हैं ये सबको पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बेसिक रूल और इसके नीचे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब यानी कि समय और मेन वर्ब यानी कि काम। तो इसके नीचे एक चार्ट है जिसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के आगे डू डिड डन डूइंग डज इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो यहां पर देखिए ये जो आपका डू डज और डिड है ये दो तरह से प्रयोग होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक होता है मेन वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जब हमें ये समय के बारे में बताता है। किसके बारे में? समय के बारे में बताता है। और मेन वर्ब का मतलब है जब हम वाक्य के काम के बारे में बात करते हैं यानी कि एक्शन के बारे में। जो भी काम आपके सेंटेंस में होता है जब उसको बताते हैं तो वो जो वर्ब होती है जो उसको बताएगा, जो वर्ड उसको बताएगा, वो आपकी मेन वर्ब कहलाएगी। लेकिन जब जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसमें यूज होते हैं, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में आप देखते हैं हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। ये हमें उस वाक्य के समय के बारे में बताती है कि वो जो कार्य है वो कब हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो डू डज और डिड है इसको भी हम दो तरह से यूज करते हैं, एक मेन वर्ब के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो देखिए मेन वर्ब के सामने लिखा हुआ है डू, डिड, डन, डूइंग और डज। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब के सामने है डू, डिड, डन, डूइंग और डज। अब यहाँ पर ये जो है सेम सेम रहेगा मेन वर्ब में भी और हेल्पिंग वर्ब में भी। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन और जो फोर्थ है वो होती है डूइंग और फिफ्थ होती है डज। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि तीन ही फॉर्म होती हैं, यहाँ पर सर ने चार कैसे बता दी। तो देखिए जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो आपकी फोर्थ फॉर्म में काउंट होती है और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में काउंट होती है। तो ये फॉर्म्स हैं जो ज़्यादातर नहीं बताई जाती हैं, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें सिर्फ हम ये बोल देते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा लेना, मतलब जैसे कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। तो ये भी फॉर्म है फोर्थ और फिफ्थ। इस तरह से आपको इस चार्ट को समझना है। देखिए यहाँ पर एक इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगी तो इनका अपना कोई सेंस नहीं होगा। ये सिर्फ हमें समय के बारे में दर्शाएंगी कि कोई कार्य कब हुआ है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज, मेन वर्ब के रूप में यूज होंगी तब ये हमें अपना एक अर्थ बता कर देंगी। तो नीचे मैंने लिखा हुआ है डू और डज, इसका मतलब होता है करना, कोई काम करना। और जो डिड है इसका मतलब होता है किया, कोई काम किया। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा है वह करता है और दूसरी तरफ लिखा है उसने किया। अब देखिए उसने किया, इसको देखते माइंड में आ गया कि भाई ये पास्ट का सेंटेंस है और यहां पर जो मैं बात करूंगा वो करूंगा मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब में किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए वह करता है। अब यहां पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है ही डज। अब कुछ बच्चे इसको देखकर परेशान हो जाते हैं कि डज आया कैसे।
तो ये पहले सेंटेंस देखिए कौन से टेंस का है, ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का। और आप इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस और ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ये है डज, ये डज ऐसे नहीं आ गया है, ये डज कोई यहाँ पर मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डज यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो देखिए ही डज यानी कि वह करता है। अब देखिए डज कैसे बना, ये जो डू है ना, इस डू के साथ हमने ईएस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि एस या ईएस जब लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपका आता है ही, सी और इट। जब भी ही, सी, इट आएगा डज आएगा। यहाँ पर ही के स्थान पर अगर सी होता तो हम बोलते सी डज, इट होता तो बोलते इट डज, इस तरह से। और ये ईएस है, ये इसलिए लग गया है इसके पीछे क्योंकि उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस तरह से इसको मेन वर्ब के रूप में हमने यूज कर दिया है। दूसरी तरफ है उसने किया, उसने किया मतलब उसने कोई काम किया। तो यहाँ पर जो ये डिड है ये आपका मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में। ये कौन सा स्ट्रक्चर है उसने किया, ये है पास्ट का इंडेफिनिट। तो उसका रूल क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है? उसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही आ गया, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें आती है, यानी कि डू इसकी फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है इसकी डिड, तो इसकी सेकंड फॉर्म आ गई डिड। उसके बाद उसमें आता है ऑब्जेक्ट, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं है। तो उसने किया तो बोलेंगे ही डिड, और वह करता है ही डज। एक और देखिए वे करते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, वे करते हैं। अब जो वे है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर नहीं आता, इसलिए इसमें एस या ईएस नहीं लगा, इसमें खाली डू आ गया, दे डू। यदि हम यहां पर बोलते तुम करते हो तो यहां पर बोलेंगे यू डू, इस तरह से आपको बोलना है। समझ में आ गया ना? तो वे करते हैं दे डू, इस तरह से। इधर देखिए उन्होंने किया, दे डिड। यहां पर जो डिड है ये सबके साथ यूज होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर डू और डज इन दोनों में चेंज है, कौन किसके साथ यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब आपको एस या एस लगाकर इसको डज बना देना है। इस तरह से आपको इसको समझना है। अब देखिए इसको एक बार हम हेल्पिंग वर्ब में और देखते हैं। वह नहीं करता है, वह नहीं करता है, तो हमने यहां लिखा है ही डज नॉट डू, ही डज नॉट डू। अब यहां पर जो लास्ट वाला डू है ये यूज हुआ है मेन वर्ब की तरह, और जो पहले वाला ये डज है ये यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब की तरह। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी वर्ब आती है। अब देखिए यहाँ पर डज का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि जब प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तब हमें किसका, डू और डज का यूज करना पड़ता है। इस तरह से आपको समझना है। देखिए कंटिन्यूअस टेंस में जैसे इज एम आर आते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं ही इज नॉट गोइंग, इस तरह से, मतलब डायरेक्ट इज एम आर के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। लेकिन जो इंडेफिनिट है प्रेजेंट का इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डू डज के बाद नॉट लगाना पड़ेगा, वरना जो सेंटेंस है वो गलत माना जाएगा। आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते दे डू, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वे करते हैं दे डू। अब यहां पर आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते दे नॉट डू, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए जो इसके डिड के लिए लिखा हुआ है नेगेटिव में, उसने नहीं किया, तो यहां पर लिखा हुआ है ही डिड नॉट डू। तो यहां पर जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में जो डू आया है ये है आपकी मेन वर्ब, यानी कि ही डिड नॉट डू मतलब उसने नहीं किया। कुछ समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। उससे पहले देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर कर लीजिए। और ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कवर कराई है। अब देखिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं इनके कि डू डज डिड ये किस किस के साथ कैसे कैसे यूज होंगे। जो आपका डज है वो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? ही, सी, इट और नेम। अब नेम का मतलब किसी भी वस्तु का नाम होना चाहिए लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम चिंटू है, किसी का नाम राजेश है, किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम राहुल है, देविंदर है। इसी तरह से जो एक एक नाम है उनके साथ आपको डज का यूज करना है, जैसे कि चिंटू डज या फिर राम डज, इस तरह से। लेकिन जो आपका डू है वो कैसे यूज होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर, यानी कि जिनके साथ डज यूज होता है उनको छोड़कर बाकी सब के साथ आपको डू का यूज कर देना है आंख बंद करके। आ गया समझ में? नेक्स्ट है डिड।
डिड का मतलब होता है विल, मतलब विद ऑल, यानी कि इसको हमें सबके साथ यूज करना है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो इस तरह से आपको इनको यूज करना सीखना है। तो चलिए अब देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम डू और डज को देखेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज करेंगे? जब हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये हमें बताएंगे कि कोई कुछ नहीं करता है, यानी कि कोई किसी काम को नहीं करता है, ये कुछ ऐसा सेंस हमें देंगे। और इनका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू और डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। एक बात आपको याद रखनी है कि इनको सिर्फ हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो डू डज है इसके बाद नॉट लगाना है। देखिए कैसे। तो देखिए यहां पर मैंने इसके साथ नॉट लगा दिया है, यानी कि सब्जेक्ट, डू डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब आपको इनको मतलब क्वेश्चन मार्क की तरह यूज करना है, इंटरोगेटिव की तरह, तो इनको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए वह आम नहीं खाता है, यानी कि वह आम को नहीं खाता है, डेली बेसिस पर किसी काम को नहीं करता है या फिर उसकी आदत नहीं है आम खाने की, तो बोलेंगे ही डज नॉट ईट मैंगोज। अब यहाँ पर देखिए डज नॉट, ये डज जो है ना यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन है क्या, ही। तो ही डज नॉट ईट मैंगोज। देखिए वो दिन में नहीं सोते हैं, तो बोलेंगे दे डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, यानी कि दिन के दौरान वो नहीं सोते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डू का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यदि होता तो हम इसमें डज का यूज करते। इस तरह से आपको डू और डज को समझना है, मतलब कोई किसी काम को नहीं करता है। नेक्स्ट है डिड। डिड का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया, तब आपको इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना है डिड को। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उसने नहीं देखी, ऐसा होता है कि मतलब आप मूवी वगैरह देखने के लिए गए होंगे और मतलब आपके साथ 3-4 लोग थे, तो उसमें से एक ऐसा है जिसने मूवी नहीं देखी और बोल रहे हैं आपके घर वाले तुम सब लोगों ने देखी है, आप बोल रहे नहीं नहीं उसने नहीं देखी, तो बोलोगे ही डिड नॉट वॉच, यानी कि उसने मूवी नहीं देखी। मैंने नहीं पूछा, तो फिर घर वाले पूछ रहे तुमने उसे पूछा नहीं, तो आप बोलोगे आई डिड नॉट आस्क, यानी कि मैंने नहीं पूछा, आई डिडंट आस्क, मैंने नहीं पूछा। तो इस तरह से आप डू डज और डिड का यूज करेंगे। अब मैं आप सबकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, इसको आपको बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। वो काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं और कितने बच्चों का जो इसका सेंस है डू डज और डिड का वो अच्छे से क्लियर हो गया है। तो कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।